वी वेलकम्स यू ऑल। आज हम देखेंगे जो लेटेस्ट 25 मार्च 2023 को यूजीसी नेट एग्ज़ाम हुआ है कॉमर्स का, वो पेपर। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम? किनमें से कौन सा राइट डिस्क्रिप्शन है ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम? पहला ऑप्शन, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सपोर्ट obligations as stipulated in the foreign trade policy. Second, exemption in respect of custom duty, additional duty, education cess, and anti-dumping or safeguard duties for input used in exports. Third, import of capital goods at concessional rate of duty subject to an appropriate export obligations accepted by the importer. Last, grant of credit on post-export basis at a specific percentage of FOB value of exports made in a freely convertible currency. तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू, एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी। मतलब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम कोई सामान मंगा रहे हैं और सरकार उसमें हमारी हेल्प कर दी है, लाइक EPZ और SEZ 2000, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है, उसमें क्या होता है कि जो भी हम सामान बनाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल सेज की। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में क्या होता है कि हम कोई भी बंदरगाह होता है, बंदरगाह के पास एक जगह ले लेती है सरकार, वहाँ पे जो सामान बनाए जाते हैं वो स्पेशली पर्पज़ होता है एक्सपोर्ट का, और उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते, सरकार ये सब्सिडी देती है। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे भी कि जब इंपोर्ट करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, तो क्या होगा, एग्जेम्पशन मिलेगी। तो आप और गौर से देखो तो एक ही ऑप्शन में एग्जेम्पशन लिखा है सेकंड में, तो सीधी सी बात है यही आंसर बन रहा था। एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी, यानी कि हमें ये नहीं देना पड़ेगा, ये नहीं देना पड़ेगा, ये नहीं देना पड़ेगा, एंटी डंपिंग सेफगार्ड, और साथ ही साथ सेफगार्ड बचाना, ड्यूटीज फॉर इनपुट यूज इन एक्सपोर्ट। सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन आपको समझ आ गया एक बार में तो आप पहली बार में फर्स्ट इंस्टेंट में आंसर निकाल लोगे। यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जो मैटर करता है, वो जो मांगता है वो सिर्फ एक चीज़ मांगता है, क्लैरिटी। आप सुकून से एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ो और सुकून से 4 ऑप्शन देखो, और एक बार में जो आंसर आता है वो सीधा आंसर खुद बोलता है कि मैं आंसर हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An Indian company receiving investment from outside India for issuing shares, convertible debentures, preference shares under the FDI scheme should report the details of the inflow to the RBI। मतलब कि कोई इंडियन कंपनी है जिसको कि इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ बाहर से, उनकी FDI टूवर्ड्स इंडिया, to issuing shares, convertible debentures, preference shares under the FDI scheme should report a data। अच्छा, वो कह रहा है कि जो कोई, मान लो ये इंडिया है, कोई बाहर से कोई कंपनी ने इंडिया में, ये इंडिया है, इन्वेस्ट किया, तो इसकी खबर RBI को हम कितने दिन में बताएंगे? विदिन 10 days, 15, 30 और 45। तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या होगा। जहाँ तक आंसर यही होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, लेकिन हमको इसका आंसर लग रहा है फिलहाल प्रेजेंट में, वो लग रहा है, वेट एक मिनट के लिए, 30 days, 35 days, इन दो में से एक आंसर है, ये तो 15 या 30। ठीक है, चेक करते हैं बाद में। फिलहाल हमारा मोटो ये है कि आपको क्वेश्चन दिखाना कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड चेंज स्टेट्स दैट चेंज इन ओपिनियन कैन रिजल्ट टू चेंज इन एटीट्यूड चेंज। मतलब समझो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर हमारा ओपिनियन चेंज होता है तो उससे हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है। ये कौन सी थ्योरी है? बैलेंस थ्योरी, कॉग्निटिव कंसिस्टेंस, रीइंफोर्समेंट और कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। अब देखो, बैलेंस थ्योरी तो नहीं होगी, कॉग्निटिव होता है मतलब दिमागी, ब्रेन से जुड़ी हुई, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। रीइंफोर्समेंट हमने कुछ किया ही नहीं यहाँ पे। जहाँ तक इसका आंसर होगा कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, मतलब कि
डिसोनेंस होता है जब हम सामान कुछ खरीदते हैं, उसके बाद हमारा बिहेवियर क्या रहता है, उसके बाद हमारा क्या बिहेवियर रहता है कि सामान कैसा था कैसा नहीं था। अगर हमारा ओपिनियन चेंज हुआ, मान लो आपने कोई पहली बार कोई बिस्किट खरीदा, किसी नई कंपनी का बिस्किट खाया, आपको अच्छा लगा, तो आपका जो भाव था उस कंपनी के प्रति चेंज हो गया, नहीं भाई वाकई में बिस्किट तो अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, तो दैट्स कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पॉटर, ये माइकल पॉटर ने अपने, अकॉर्डिंग टू माइकल पॉटर डायमंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब देखो, रिलेटिंग एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री ये भी है, इन्होंने अपनी 5 स्ट्रेटेजी दी हैं, ठीक है, ये वहाँ से क्वेश्चन है। देखो, रिलेटिंग एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री ये तो है, फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी ये भी है, बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर्स ये भी है, डिमांड कंडीशंस जहाँ तक ये नहीं है, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था नेट में इस बार कि एक्स एंड वाई पार्टनर है 3-2 में, और तो कर लेते हैं क्वेश्चन को, एक्स एंड वाई पार्टनर है 3:2 में, जेड आया 1/5 के लिए, ठीक है। उसने कहा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सबसे आसान तरीका ये है, 1 में से उसका शेयर घटा दो नए वाले का, तो कितना आएगा 4/5, इतना देखा आपने। अब वेट करो अभी उनके लिए। अब एक्स का रेशो कितना है 3/5 और वाई का कितना है 2/5, यानी कि इसकी अब इंटू कर देंगे 3/5 से और 2/5 से। देखो कैसे करते हैं, देखो यहाँ लिखो एक्स 3/5 इंटू 4/5 कितना आया 12, एक मिनट सॉरी, 3/5 इंटू 4/5 12/25 एक्स का। वाई का देखो फिर ऐसी 2/5 रेशियो है पुराना, 4/5 से इंटू कर देंगे 8/25, ठीक। फिर आंसर अब देखो आप, तो 12:8 दो में ही है, तो फर्स्ट में है सेकंड में है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट है, थर्ड देखो रेशियो कितना है उसका 1/5, ठीक है। और वो कितना हमें देखो 1/5 है और 25 करना है, तो इंटू 5 यहाँ भी कर दो, इंटू 5 यहाँ भी कर दो, तो क्या आ जाएगा 5/25, तो 12/8/5 आंसर है, पहला ऑप्शन 12/8/5 सीधा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एट द ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि आसान क्वेश्चन था बहुत, कि ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो ये हमारा होता है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब कि सपोज कि आपके पास कोई वॉच है, घड़ी है, घड़ी को बनाने में लगे 200 रुपये, और 200 आपने कवर कर लिए बेच के उसको, उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, कि जहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं और कोई लॉस नहीं, आपकी कॉस्ट कवर हो गई। उसके बाद चलता है आपका यहाँ से यहाँ तक चलता है, फिर पूरा पोर्शन चलता है प्रॉफिट का, जिसे हम स्टैंडर्ड भाषा में कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सीधी सी बात। चलते हैं आगे। अब इसे जो नीचे का पोर्शन है यहाँ उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। मतलब समझो, मतलब देखो यहाँ पे देखो, CS का फॉर्मूला होता है वेट, अगर हम सेल में से देखो यहाँ पे एक टर्म होती है कंट्रीब्यूशन, जिसमें कि फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड होती है, ठीक है। मतलब कि अगर हम सेल्स में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा दें तो क्या बचता है हमारा कंट्रीब्यूशन, क्या बचता है कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जब ब्रेक इवन पॉइंट होगा तो कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा, फिक्स्ड कॉस्ट के, किसके इक्वल होगा फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब कि ये कंट्रीब्यूशन है किसके इक्वल हो जाएगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट के, इसके, ठीक है। इससे पूरी डीप वीडियो बनाऊंगा एक बार इस टॉपिक पे आराम से सुकून से, ठीक है ना। चलते हैं आगे, उससे पहले एक चीज़ देखते हैं यार, रुको, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट ही होगा, ठीक है, थर्ड आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिजल्ट इन एक्स्ट्रा कैपेसिटी, नो,
देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो लंबे समय के लिए होते हैं, मोर देन 1 ईयर, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन अ बेनिफिट विच विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, ये ठीक हो सकता है। कैपिटल, एक बात और, आपको चारों ऑप्शन देखने हैं। एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट, ओके। हैवी एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट कैंपेन इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, ये जाएगा आपका डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फोर तो फर्स्ट भी कट गया। आंसर आपका 2 या 3 में से एक में है। और देखो उसने क्या कहा, सेकंड में देखो आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन अ बेनिफिट विच विल लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। सिंपल कहा कि जो बेनिफिट है वो लंबे समय चलेगा। लेकिन थर्ड में क्या कहा, इट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट, तो ये ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है परमानेंट एसेट, क्योंकि जब परमानेंट होगा तो लंबे समय तक चलेगा। सीधा आंसर थर्ड। ठीक, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल का, पढ़ लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन आपका बीकॉम से है कि आपने पढ़ा होगा बीकॉम में कि एम मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस, मार्जिनल यूटिलिटी वेरिएंस, उससे क्वेश्चन है, देखेंगे बाद में। ठीक है, व्हेन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरवेल्म्स, यानी कि जो ओवरवेल्म होता है कि उसके हावी हो जाना ऊपर, द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सो मच that the demand curve is positively sloped. The commodity in consumption is described as, सीधा सा आंसर सबको पता होगा, ये जो 12th में पढ़ा होगा, गिफ्ट एंड गुड्स। देखो एक होता है नॉर्मल गुड, ये लिखा ही तो है यहाँ पे, देखो ये नॉर्मल है, यानी कि हमारे बिस्किट जो हम खाते हैं। इन्फीरियर मतलब होता है ख़राब, जैसे कि एक सेब है, ये सेब जो है 40 रुपये किलो है और ये 70 रुपये किलो है सब, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी किसकी बढ़िया होगी, इसकी। तो इसको कहते हैं इन्फीरियर, उसके मुकाबले। ठीक, गिफिन मतलब होता है इससे भी बेकार, यानी कि कोई सेब है जो कि 25 रुपये किलो बिक रहा है, 25 रुपये किलो, यानी कि क्वालिटी इसकी जाहिर सी बात है क्वालिटी थोड़ी और डाउन होगी, तो कहते हैं गिफिन गुड, यानी कि इन्फीरियर से भी ज़्यादा नीचे, कहते हैं गिफिन गुड। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे डिमांड घटती है। फिलहाल इसको छोड़ दो आप, फिलहाल यहाँ देखो, जैसे जैसे प्राइस घटते हैं डिमांड बढ़ती है। लेकिन गिफ्ट गुड्स में क्या होगा दोस्तों, यहाँ देखो गिफ्ट गुड्स में कि अगर प्राइस कितने घटा भी दिए तो डिमांड उसकी घटेगी ही, बढ़ेगी नहीं यहाँ पे। तो इसे कहते हैं, ये पता किसके लिए, ये है अमीर लोगों के लिए। मान लो जाहिर सी बात है, 25 रुपये किलो सेब मिल रहा है तो अमीर व्यक्ति नहीं खरीदेगा उसको, लेकिन गरीब भाग के खरीदेगा। तो अगर प्राइस कम है तो डिमांड कम करेगा कौन, अमीर आदमी। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दोनों नीचे आ गया, दोनों चीज़ एक ही डायरेक्शन में आ गया, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन हो गया, तो क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। लेकिन अगर बात, तो ठीक है फिलहाल इसका आंसर गिवन गुड है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, अगर वी के इफ़ वी लुक फ्रॉम द मिडिल क्लास परस्पेक्टिव साइड, कि किसी चीज़ के प्राइस कम होते हैं तो डिमांड उस चीज़ की ओर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा 100%। ठीक है, ठीक। हाँ, हो सकता है एक टाइम ऐसा आया कि उस गरीब व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए, फिर वो 25 वाली चीज़ ना खरीदे, फिर वो 40 वाली चीज़ खरीदे। ठीक है, तो फिलहाल बात यहाँ पे है गिफ्ट गुड्स। ठीक है, और लग्जरी गुड आप जानते ही हो, यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। लेकिन अच्छा आप बताओ कि साइन किसका है, ऑडी का। जो ऑडी कार होती है, सपोज उसका प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगी क्या, बढ़ेगी। तो वही पॉजिटिव हो गया, इट मीन्स यहाँ भी फेल हो गया। फिलहाल आंसर है गिफ्ट गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द एक्सट्रीम केस ऑफ परफेक्ट प्राइस कॉम्पिटिशन द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस इन द मार्केट गोज टू द कंज्यूमर मोनोपोली। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, देखो दोस्तों, यानी कि किसकी बात चल रही है, मोनोपोली की। तो सारा का सारा सरप्लस किसके पास आता है, कंज्यूमर, बिल्कुल नहीं। मोनोपोली प्रोड्यूसर, ओके। डेड वेस्ट लॉस, ओके, टू कैपिटल, सीधा आंसर। अब देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो थर्ड ऑप्शन है वो मोनोपोली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखो, इन द एक्सट्रीम केस ऑफ परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस इन द मार्केट गोज टू। देखो भाई सीधी सी बात है, इसका आंसर हमें लग रहा है फिलहाल 2। ठीक, लेकिन ये होता क्या है थर्ड वाला कॉन्सेप्ट, ये हम समझाएंगे आपको वीडियो बना के। ठीक है, फिलहाल देखते हैं कि आंसर क्या लगाया उन्होंने, 2 ही लगाया। ठीक है,
नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत चल रहा है आजकल, ये ट्रेंड में है भाई। अ सिचुएशन इन विच इकोनॉमिक एक्टर्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें इकोनॉमिक एक्टर्स हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। ईच चोजेस देयर बेस्ट स्ट्रेटजी गिवन द स्ट्रेटजीज दैट ऑल द अदर फैक्टर्स हैव चूजन। यानी कि सपोज हमारे पास पाँच वही 3 तरीके हैं, हम इनमें से बेस्ट चूज़ करते हैं। सपोज इन दोनों में बेस्ट ये वाला है, इन दोनों में बेस्ट ये वाला है, तो हम ये चूज़ करते हैं। तो ये कौन सा सिस्टम कहलाता है? तो ये इसका सीधा आंसर है नैश इक्विलिब्रियम। होता क्या है हम डीप बताएंगे, अलग वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। ओहो बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये भी ट्रेंड में है भाई। इन द कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू ए डॉट, ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, के मतलब होता है कैपिटल, एल मतलब होता है लेबर, वे ए एंड बी आर आउटपुट इलास्टिसिटीज ऑफ कैपिटल, आगे देखो कैपिटल एंड लेबर रिस्पेक्टिवली। इफ ये मेन क्वेश्चन है यहाँ से, अगर ए प्लस बी इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो तो कौन सा रिटर्न होगा? जाहिर सी बात है, याद रखना, जब ए प्लस बी ग्रेटर देन 1 हो तो ये होता है इंक्रीजिंग रिटर्न, अगर लेस देन 1 हो तो होता है डिक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ सीधा आंसर है इंक्रीजिंग, ठीक है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन देखे, जितने भी देखे ये, ठीक है। एक और देख लो, अच्छा यार, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड बैंक के, यहाँ देखो, अच्छा वर्ल्ड बैंक के 5 इंस्टीट्यूशन हैं। देखो पहला है IBRD, सेकंड IFC, नेक्स्ट IDA, नेक्स्ट मीगा, नेक्स्ट ICSID। देखो IBRD वर्ल्ड बैंक एक ही बात है, दूसरा नाम वर्ल्ड बैंक का यही है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये आया था 1944 में। IFC आया 1956 में, ID आया 1960 में, और आइडिया का दूसरा नाम भी आया था पिछली बार, वो आया था कि सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। किसको कहते हैं? आइडिया को, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। मीगा आपका आया 1988 में, मीनिंग होता है मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। यानी कि जब हम बाहर किसी देश में, इंडिया बाहर किसी देश में पैसा लगाता है तो ये इंस्टीट्यूशन गारंटी करता है, मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गारंटी एजेंसी, कि भाई तुम्हारी पेमेंट रुकेगी नहीं, हम तुम्हें पेमेंट कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और ICSID इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि जब कंट्रीज़ में आपस में कोई डिस्प्यूट होता है उसको बचाने के लिए ये आता है आपका 1966 में, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन ये है कि कौन सा नहीं है, हमने सारे लिख दिया आपके सामने, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। IBRD डेफिनेटली है, IDA भी है, मीगा भी है, BIS नहीं है, क्योंकि ये है आपका जुड़ा हुआ किससे? बेसल नॉर्म से, जो कि 1988 में आए थे, ठीक है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट एक हेडक्वार्टर है किसका? जो कि बेसल नॉर्म्स का है। और शॉर्ट में बताता हूँ तो सुन लो, अच्छा यार, बेसल नॉर्म मतलब होता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि सभी देशों के RBIs को, सेंट्रल बैंकों को गाइडलाइंस देता है। सुनो, हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कब आया? 1934 में स्टार्ट एक्ट आया था। स्टार्ट कब से किया ऑपरेशन? 1935 में, ठीक। उससे पहला कौन सा चला रहा था? स्टेट बैंक। तो फिलहाल बात यह है कि RBI क्या करता है? सभी कमर्शियल बैंक्स को गाइड करता है, लेकिन जो RBI को गाइड करता है वो कौन है? वो है आपका बेसल नॉर्म्स। क्या नाम है? बेसल नॉर्म्स। एक्चुअली बात यह है कि बेसल क्या है? ये कंट्री का नाम है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, कंट्री का नाम है। और सब पूरी नाम है BCBS कमेटी। क्या नाम है? BCBS, यानी कि बैंकिंग कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, सॉरी, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ये आपका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ये सभी देशों के RBI को गाइडलाइंस करता है, ये तुम्हें ये करना है। जैसे कि इसने दिया है अभी, इसने अब तक 3 आ चुके हैं, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। बेसल 1 आया था 1988 में, दूसरा आया 1997 में, 1994 के आसपास, और तीसरा भी आया 2008 में। सिंपली बात ये चाहता है, ये गाइड करता है कि RBI का पैसा नहीं डूबे, ठीक है। डिटेल में बनेगी वीडियोस में भी, आराम से, सुकून से, ठीक। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिग्री ऑफ लिवरेज ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। वो कह रहा है देखो कि अगर हम पहले मीनिंग समझते हैं, लिवरेज मतलब होता है कि हम कंपनी है, हमारी कंपनी में हम सपोज कि हमें चाहिए 1 करोड़, कितने? 1 करोड़। तो 50 लाख तो हमने अपने लगा दिए इक्विटी कैपिटल, 50 लाख ले लिया डिबेंचर्स,
तो लीवरेज मतलब होता है कि हम कितना बोरोइंग करते हैं, यानी सिंपल भाषा में सिंपल उधार। वो कह रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम उधार लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो सीधा आंसर है पहले बढ़ेगा और फिर घट जाएगा, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं होगा फर्म को। ठीक है, सीधा आंसर। नेक्स्ट, एन इकोनॉमिक एंड बहुत बढ़िया, ये भी ट्रेंड है भाई। EOQ का फॉर्मूला देख लो पहले, √2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू आपका जो कंजप्शन जो में चाहिए, ठीक है, यूनिट्स, अपॉन होल्डिंग कॉस्ट। 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू यूनिट्स अपॉन होल्डिंग कॉस्ट। देखो, एन इकोनॉमिक एंटरप्राइज रिक्वायर्स 90,000 यूनिट, यानी क्या लिख दोगे यूनिट्स में 90,000 ऑफ सर्टेन आइटम एनुअली, कि एक कंपनी है जैसे कि 90,000 यूनिट चाहिए। ओके, द कॉस्ट पर यूनिट इज 3, कॉस्ट क्या है ये, ऑर्डरिंग कॉस्ट 3। द कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर इज 300 एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 6, ये होल्डिंग कॉस्ट है। क्या ये होल्डिंग कॉस्ट को या कैरिंग कॉस्ट को बात एक ही होता है 6। व्हाट इज द EOQ, देखो सॉल्व करते हैं इसको। टू इंटू 90,000 इंटू कॉस्ट कितना है 3 अपॉन, और होल्डिंग कॉस्ट कितना है 6 इंटू 300 जो है ना, 300 पर परचेज नीचे आएगा। सॉल्व करते हैं। तो 0 2 3 6 9, कितना आया 100, तो 10 आ गया सीधा। यार रुको यार, कुछ गलती है क्या हमने, एक सेकंड दोबारा देखते हैं। टू इंटू 90,000 इंटू वेट, देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो था वो सही था हमारा। आंसर इसका आएगा 1, 3,000 यूनिट। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको कैसा आएगा। ठीक है, ये आएगा आंसर। ठीक है, तो देखते हैं इसको एक बार और। 2 इंटू 90,000 इंटू कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर, तो पहले देखो 300 यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन 6, ये होल्डिंग कॉस्ट है। इतना सॉल्व करते हैं पहले। 6 पंजे 30, 50, ठीक, अगर यहाँ पे हम लिख दें इंटू 3 तो 3,000, तो 30,000 इंटू 50, 30,000 इंटू 2 60,000, 60 इंटू 50 3,00,000, 3,00,000 का स्क्वायर रूट। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आएगा आंसर। आंसर इसका फिलहाल है 3,000 यूनिट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कुछ भी पूछना हो तो आपको, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, और कोई भी सजेशन हो आपको तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट जो करते रहेंगे अगली वीडियोस में जो बचेगा। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति।